आज प्रभास फिर आया है, बरसों बाद। कॉल बेल बजी तो ज़रा भी देर नहीं लगी पहचानने में कि ये एकदम अलग प्रभास की ही आवाज़ है। ना जाने किस ढंग से बेल बजाता है कि एकदम जान जाती हूँ कि बस ये वही है। निढाल सा आते ही सोफे पर मानो गिर पड़ा। सुमी, अपनी कस्में वापस ले लो, लौटा लो मुझे उसी मृगमरीचिका में। कम से कम जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सहारा ही होगा सुमी। तुम्हारे पास ये जो 2-4 क्षण बीतते हैं सुमी, बस यही मेरी अमानत है, वरना बेबस बेसहारा सांसें कब तक साथ देंगी। मैं जानती थी वो ज़रूर वापस आएगा, मेरी कस्मों का क्या, जैसे मैं खुद ही जानती थी। चाहती थी कि वो उन बातों को छोड़ और कस्मों को तोड़कर फिर आए। एक अनकही खुशी से 2 शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकले। सुमी, नाराज ना हो यार, तुम्हारी ये चुप्पी हमेशा मुझे सालती है। जाने क्यों तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। कैसे कहूँ प्रभास से कि जितना मैं उसे समझी हूँ, कौन समझेगा भला। कैसे कहूँ प्रभास से कि जितना उसने मुझे चाहा है उसका प्रतिदान मैं नहीं दे पाती, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसे चाहती नहीं। और ये भी कैसे कहूँ कि इतने दिन से आया क्यों नहीं, पर मेरा भी कोई कसूर नहीं। आज फिर कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। बड़ी बेटी का विवाह कर दिया, छोटी भी इसी साल डॉक्टरी पास कर लेगी। बार बार ध्यान आता रहता है, कौन है मेरा, कौन है जो मेरा सुख दुख बांट सकेगा। किससे कहूँ, कभी तो कह सकूँ मन की उलझने। बड़ी बेटी आई थी पिछले महीने, तमाम हुक्म, तमाम सलाहें। छोटी डॉक्टर क्या बन रही है, दोनों में तालमेल और प्यार जैसा कुछ रहा ही नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। आज सुबह भी दनदनाती हुई घर से गई है चुनमुन। ये क्यों पूछा कि कितने बजे लौटोगी। इन्हीं सब बातों को सोचते तौलते आज की दोपहर भर की अपनी जिंदगी का लेखा जोखा कर रही थी मैं। प्रभास क्यों नहीं आता, कितनी टेलीपैथी है मेरी उसके साथ। जब कभी दुख दुविधा में मैं भटकती हूँ, वो हमेशा मुझे संबल देता है। व्यथा उसकी ही तो अधिक है। मैं आज भीड़ में होकर महसूस कर रही हूँ, पर उस बेचारे ने तो जिंदगी क्या होती है ये कभी जाना ही नहीं। एक घर, परिवार, बच्चों के सुख से खिंचकर बाहर कड़कती धूप में सूखता रहता है, और भटकन भी ऐसी कि कहीं कोई रास्ता है ही नहीं। सूखी डाले हैं प्रभास, कभी पत्ता फूल इनमें नहीं खिलेगा। मन एकदम शून्य, बिजलीकृत है। चाहे जितना मेह बरसाओ, कभी कहीं कोई अंकुर प्रस्फुटित नहीं होगा। जीवन में कितनी देर से मुझे तुम मिले प्रभास, मैंने कितना कुछ गवा दिया था, और तुमने मेरे आंचल को उससे न जाने कितना गुना भर दिया। तुम नहीं होते प्रभास तो सच मानो मैं छोटे छोटे सुखों को भी तरस जाती। एक एक बात याद आती रही, तमाम बातें जो मैं प्रभास से कहना चाहती थी पर कभी कह नहीं पाई। अनिरुद्ध यूं मुझे बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे, वो क्षण आज भी अंगारे की तरह दहकता है मन में, जलता है आंखों में बराबर। पर होनी बड़ी प्रबल होती है। इतवार दोपहर को खाना खाकर आराम कर रहे थे, देर से खाना खाया था। अचानक बोले,
चलो थोड़ा ड्राइव कराते हैं, गोपा की परीक्षा खत्म हुई है, घूम लेगी, और चुन्नू भी घूमने की शौकीन है। बस मृत्यु का आवाहन ही था जैसे। बाकी तो सोचने और विश्वास करने का सामर्थ्य आज भी नहीं है मुझ में। महीनों का क्या, सालों तक मुझे यकीन नहीं हुआ था कि अनिरुद्ध अब मेरे साथ नहीं है। पेपर्स पर उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए क्योंकि वो समझते रहे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जिंदगी बस चलने लगी। ठहराव और बढ़ाव होता ही कहाँ है। दोनों बच्चे मुझे व्यस्त रखने लगे। उनके प्यार में इतना अधिक मैं उलझ गई कि अनिरुद्ध भी कोशिश करने पर ही याद आते। बस मेरा एक फैसला जो किसी को पसंद नहीं आया, और वो ये कि मैंने नौकरी कर ली। सब काम करने मुझे आ गए। अनिरुद्ध की यादें कितनी सुकोमल, स्नेहिल और आत्मविभोर करने वाली थी। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, मोहक चेहरा, गोपा तो हूबहू उनकी कॉपी है। और इसके सहारे जो जिंदगी मैंने जी, उसे मैं अनिरुद्ध के प्रति अपने प्यार और विश्वास का प्रतिदान ही कहूँगी। सारी दोपहर आज अनिरुद्ध बेहद याद आए मुझे, और अब भी मुझे उनकी यादों ने ही घेरा है। जब भी मैंने ये सोचा कि मैं कितनी अकेली हूँ, पता नहीं कैसे प्रभास आ जाता है मेरी ज़िंदगी में। आज से नहीं, तब से, जब से वो मुझे मिला था। मिला क्या था, जैसे मैं तो उसकी बाट ही जोह रही थी। गोपा को छोड़ने नैनीताल जा रही थी। स्टेशन पर जब पहुंची तो अनिरुद्ध के सहयोगी बकुल अनायास मिल गए। वो उसी ट्रेन से जा रहे थे। मैंने उन्हें अपने साथ खाने का निमंत्रण दे डाला। वो कुछ सकुचाए और कहने लगे उनके एक मित्र भी साथ में हैं। मैंने कहा उन्हें भी बुला लीजिए, खाना तो बहुत है, अच्छा लगेगा। और प्रभास कंपार्टमेंट में बड़े अनमने भाव से आया। जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि उसमें कहीं कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा है। शायद जैसे अनिरुद्ध चुपचाप मेरी ओर देखते थे, उसने उसी ढंग से देखा था मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई झलक अरु जैसी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही कल्पनाओं में खोई थी, बेकार सामंजस्य मिलाने बैठ गई? एक अपरिचित सा वो बैठा रहा पूरे वक्त। अरे अरे, ये चोट कैसी है? और झट प्रभास ने मेरे माथे पर लगी चोट को हाथ से छू लिया। मैं दिल्ली लौट आई थी। उसी शाम प्रभास ने बेल बजाई थी मेरे घर की। फिर उसी शाम वो अपरिचित प्रभास एकदम विशिष्ट हो गया मेरे जीवन में। माफ़ कीजिएगा, आपका व्यवहार, आपके मैनरिज्म मुझे इतने भा गए कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया कि आपसे फ़ौरन ना मिलूं। जानती हैं, अभी घर भी नहीं गया हूँ। सोचा पहले आपसे मिलता चलूं। कहाँ तो उस दिन पूरे वक्त चुप रहा। अब बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, जैसे मुझे सिर्फ सुनना है, कोई उत्तर नहीं देना है। और फिर उसने मेरे माथे पर लगी चोट को छू लिया। अरे, कितने टांके लगे हैं? क्या बताऊं, अनिरुद्ध यही चोट का निशान दे गए हैं ताकि हर दिन, हर शाम जब दर्पण देखूं, याद रखूं। फिर मैंने प्रभास को सब कुछ बताया। उम्र मेरी तब क्या, यही कोई 34-35 की होगी। अनिरुद्ध को गए भी तो 5 साल हो गए। छोटी सी गोपा हाई स्कूल पास कर लेगी इस वर्ष। प्रभास नया नया पुलिस ऑफिसर बना था।
कहीं कोई धारणा बनने बनाने की बात ही कहाँ थी। बल्कि सच पूछो तो एक बार की मन में ये बात ज़रूर आई कि गोपा भी तो बड़ी हो रही है, जात पात के बंधन तोड़ दूंगी ना। अब ये सोचना भी पाप है। यूँ कभी कभी दुख भी होता है कि ये बच्चे जिनके लिए जीवन एक सन्यासिनी जैसा व्यतीत किया, वे तनिक भी मान सम्मान देना अपना कर्तव्य नहीं समझते। आपको क्या तकलीफ रही? और हाँ, पापा के नहीं रहने से तो और भी फ्रीडम थी आपको। आपने कौन सी शाम अकेले गुजारी? ये मेरी बेटी चुनमुन कह चुकी है, और गोपा भी कौन सी कम है। मम्मी, चुनमुन बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता ये आलतू फालतू लोग आ जाते हैं। अब नौकरी करती हूँ, कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई स्टूडेंट, कोई फेलो टीचर शाम को आ ही जाते हैं। संयम, धर्म या नियम का ये अर्थ तो नहीं कि अपने को 2 घड़ी अपने दुखों से दूर करने की भी बात न करूं। पर सफाई देने की बात कहाँ है? ज़रूरत भी क्या है, प्रभास तो आता ही रहा है। मन के किसी एक कोने में पूरी तरह छाया रहता है। अनिरुद्ध के जाने के बाद के वर्ष सच में इतने एकाकी, इतने वीरान न थे जितने अब आगे होंगे। प्रभास का साथ भी तो अब लंबे 10 वर्षों का हो चला। वो अकेला, निस्पृह अपना चैन सुख गंवाता चल रहा है। मेरा उसका कोई संबंध कभी हो सकेगा, ये भ्रम तो मैंने उसे कभी होने ही नहीं दिया। पर अनकहे अमर प्रेम जैसा उसका मुग्ध प्यार, उसकी आसक्ति है जो उसे मुझसे दूर जाने ही नहीं देती। तुम शायद अपने आप को संभाल लो प्रभास, लेकिन ऐसा लगता है मुझे अपने को सीमा में बांधे रखने में बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। यूं कोई बंधन मुझ पर नहीं है, पर तुम में मुझे अनिरुद्ध की छवि दिखती है, झलक दिखती है उसकी। पर आखिर तुम अनिरुद्ध तो नहीं हो ना। तुम जाओ प्रभास, चले जाओ और फिर कभी मत आना, कभी मत आना प्रभास। और प्रभास चला गया था मुझे यातना देकर। सारी दोपहर सोचती रही थी, कुछ अनहोनी तो नहीं थी, मैंने सुख क्यों नहीं देखा। प्रभास चला गया था मुझे यातना देकर। सारी दोपहर सोचती रही थी, कुछ अनहोनी तो नहीं थी, मैंने सुख क्यों नहीं देखा। क्यों मैं पग पग पर अपने को सीमाओं में, घेरों में बांध कर खुद को छलती रही। क्यों मैंने अपने संतरास को प्यार की फुहारों से और गहरा नहीं किया। क्यों मैंने ये संबल नहीं जुटाया कि आदर्शों और सामाजिक बंधनों को अपने मन की व्यथा से पराजित कर पाती। बच्चे अपने संसार में मगन हो गए हैं। इस आज का ध्यान उस दिन क्यों नहीं हुआ। शायद प्रभास मुझसे बहुत छोटा है, पर आज की वीरानी दूर करने न गोपा है, न चुनमुन, और अनिरुद्ध की यादें मुझे और अकेला करती जा रही हैं। फिर भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, प्रभास को समझाना होगा। अपने मन में उगा अंकुर सड़ा दिया है मैंने। दुख को इतना भोगा है कि प्यार की कोपल निकलते देख उसे नोच कर फेंक दिया है। डर जो है कि ये विकलांग पत्ते और भी बेडोल बना डालेंगे मेरे जीवन को। यूं प्रभास पास होगा तो क्या मुझे मेरी वीरानी छोड़ देगी? तब क्या होगा जब प्रभास के पास बैठकर भी अनिरुद्ध, गोपा और चुनमुन मुझे मेरे सूखे ठूंठ से मन को उधेड़ देंगे? नहीं, वादे कस्में निभाने होंगे प्रभास को। उसे लौट जाना होगा। इस सावन भादों की निरंतर झड़ी फुहार में भी एक भी अंकुर अब नहीं फूटने पाएगा प्रभास। एक भी अंकुर अब नहीं फूटने पाएगा।